नमस्कार दोस्तों, आपका साथी, आपका दोस्त आज फिर से हाजिर है एक बार सुनहरी कहानियों के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए। पर उससे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि बीच में कुछ वक्त के लिए मैं आप सबके सामने नहीं था। कुछ निजी समस्याएं थीं, पर मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में मैं यूं ही आप सबके सामने आता रहूं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अमर प्रेम। ये बात कुछ 10 साल पुरानी है। अपने काम से थोड़ा खाली वक्त निकाल मैंने सोचा कि 2-3 दिन की छुट्टी बनाऊं, तो कुछ प्लान किया। मुझे अक्सर पुरानी और छोटी जगहों पर जाना पसंद है। शायद इसलिए इस बार भी मैंने कुछ ऐसा ही सोचा। यूपी में एक जगह है फतेहगढ़। कभी मेरे परदादा वहाँ पे रहा करते थे, पर आज वहाँ कोई नहीं है। परिवार बड़ा तो बड़ी उनकी ख्वाहिशें, और उन ख्वाहिशों के रहते हुए सब आ गए शहर। इसलिए कहने को अब वो पुरानी हवेली सिर्फ देखने भर को है, जिसे कोई और खरीद चुका है। पर मेरा उद्देश्य वो हवेली नहीं थी, बल्कि अपने गुरु जी की समाधि के दर्शन करना था, जहां मैं सालों से नहीं गया था। खैर, दशहरा भी खत्म ही हुआ था कि मैंने रात की गाड़ी से अपनी टिकट बुक कर दी। वो गाड़ी सुबह करीब 6 बजे मुझे फतेहगढ़ उतार देती है। सुर्ख भीनी भीनी सी ठंड, और उस पर अपने हाथों को मसलते हुए मैं ट्रेन की उसी बोगी से बाहर निकला। जैसे ही वहाँ उतरा तो देखा कि स्टेशन खाली था, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़कर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी देखा कि वहाँ एक चाय का स्टॉल था। अब इतनी सुबह सुबह इतनी ठंड में चाय मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। शरीर में जान आ जाती है ना। आसपास का नज़ारा देख यही महसूस हो रहा था कि एक पुराने शहर में मैं आ पहुंचा हूँ, जहाँ गज़ब की शांति और खूबसूरत खेत खिलखिला रहे हैं। स्टेशन क्रॉस करते ही मैं बाहर आया और एक रिक्शा कर लिया। हालांकि मैं ऑटो भी कर सकता था, पर उस छोटे से शहर की खूबसूरती देखने के लिए जो रिक्शे में बैठकर घूमने का मज़ा है, उसका कोई मुकाबला नहीं। सड़क किनारे चलते बच्चे, छोटी छोटी नहरें, खेत, गाय, ट्यूबवेल, और मेरे चेहरे पर पड़ती वो ठंडी हवा। चलते चलते अगर किसी को मैं सड़क के किनारे देखूं तो वो मुस्कुराता, जैसे मानो वहाँ का अपना समझकर मेरे को एक प्रेम भाव दे रहा हो। कुछ आधे घंटे में मैं अपने होटल पहुँच गया था।
उस रिक्शे वाले को सिर्फ मैंने 20 रुपए ही दिए थे। उस जगह के हिसाब से 20 रुपए उस शख्स के लिए बहुत थे। वो बहुत खुश था। हालांकि वो करीब 10 किलोमीटर चलाकर लाया था, पर फिर भी उसकी भूख सिर्फ 20 रुपए की थी। मैंने उसका नाम पूछा, साधुराम साहब जी। वो बहुत ही भोली सी मुस्कान लिए बोला, जैसे मानो 20 रुपए ने उसको कितना सुकून दिया हो। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ साधुराम। मैंने कहा, सच में ऐसे लोगों से मिलकर बहुत शांति मिलती है, जिनके पास खुशी देने को और लेने के अलावा कोई और ख्वाहिश नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक छोटा सा काम है, तो वो ख़त्म करने के बाद क्या तुम मुझे अपना शहर घुमाओगे? मैंने पूछा। वो खुशी से बोल पड़ा, ज़रूर साहब, आप नाश्ता करके आओ और तैयार हो जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। मुस्कुराकर मैंने गर्दन हिलाई और अंदर चला गया। करीब 1 घंटे बाद मैं बाहर आया तो देखा कि वो वहीं रिक्शे पर बैठा हुआ था और मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान अभी भी थी जैसे ही उसने मुझे देखा। आइए साहब, आपको हम अपना शहर घुमाई, वहाँ की लोकल भाषा में वो बोल पड़ा और मैं झट से बैठ गया। मेरे पास करीब पूरा दिन ही था घूमने को, क्योंकि मेरी ट्रेन अब रात को सिर्फ 8 बजे थी और अभी तो सिर्फ सुबह के 9 ही बजे थे। चलिए साहब, पहले आपको गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। और वो मुझे वहाँ से थोड़ी दूर गंगा घाट पर ले गया, जहाँ अतः की शांति और सिर्फ लहरों की ही आवाज़ थी। मैंने कुछ छींटें पानी की अपने ऊपर डाली और थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़कर वहाँ पे खड़ा हो गया। कुछ बंदर थे आसपास जो कि खेल रहे थे, तो उन्हें मैंने कुछ केले खिलाए और थोड़े मैंने साधुराम को भी दिए। फिर हम वहाँ से निकल लिए। फिर क्या, वो मुझे वहाँ पे एक मशहूर दुकान कल्लू हलवाई के यहाँ ले गया। साहब, जलेबी खाइएगा, ये कल्लू की मशहूर जलेबी है, हमार कस्बा में और पूरे पूरबिया में बड़ा ही फेमस है। और सच में पहली जलेबी खाकर मैं मानो जैसे हवा में उड़ने लग गया। रास्ते के लिए मैंने करीब 250 ग्राम पैक कराई और हम फिर चल पड़े। चाय पिएगा बाबूजी? मन तो हो रहा है साधुराम, पर कोई ठिकाना जानते हो? यूं ही कुछ 2 किलोमीटर दूर वो मुझे एक बरगद के पेड़ के पास ले गया, जहाँ एक चाय वाला बैठा हुआ था। साहब, ये है हमारा दोस्त मोहन, इसका चाय पी का आप अपना घर का चाय भूल जाइए। और वो हंस पड़ा। चाय और जलेबी, आहा, मज़ा आ जाएगा साहब। उसकी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देख मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मानो जिंदगी की सच्चाई इन छोटी छोटी खुशियों में ही थी। और सच में उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ मुझे जो आनंद मिला
उस सुख को मैं आज तक महसूस नहीं कर पाया। साहब, ये बरगद का पेड़ करीब 300 बरस पुराना हुआ, पर उसके पास शाम के बाद कोई आता जाता नहीं है। सुना है कि लोगों को जकड़ लावा और अपनी शाखाओं में बांध लेता है। इसलिए आप जल्दी से चाय पियो और यहाँ से चलो। हा हा हा। उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ा और सोचा कि छोटे शहरों में आज भी लोग कितने भोले होते हैं और इन दंत कथाओं को मानते हैं। सच में अनोखा ही शहर था वो। हमने यूं ही चलते चलते 2-3 जगह और देखी और फिर, साहब अब कहाँ ले जाऊँ आपको? मेरे को तो जो जगह अच्छी लगती थी मैंने दिखा दी। अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं, कहाँ जाइएगा? थोड़ा सा चिंतित था वो। मैं मुस्कुरा कर बोला, अपना घर नहीं दिखाओगे साधु राम? वो 2 पल के लिए चुप हो गया और फिर कह उठा, अरे वाह वाह, दिल वाली साहब बात कर दी आपने बाबूजी आज। तो चला आप हमारे घर आज। और अपनी रिक्शा को तेज बढ़ाते हुए वो खुशी से दौड़ गया अपने घर। खेतों से बीच निकलते हुए एक अच्छे से घर के बाहर जाकर वो रुका। साहब, ये है हमारी छोटी सी दुनिया, आइए। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया और थोड़ी देर में दरवाज़ा खोला। देखता हूँ तो एक 4 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची सामने खड़ी थी। अरे वाह, ये चुटकी कौन है? मैंने प्यार से पूछा और साधु राम ने उसे गोद में उठा लिया। ये हमार नन्ही सी परी राधा। और हम लोग अंदर आ गए। अंदर आते ही एक बड़े से आंगन में, जो पक्की हुई मिट्टी से बना था, कुछ बच्ची के खिलौने पड़े थे। एक कोने में पुरानी पड़ी चक्की थी और बीच में एक खूंटे से बंधी हुई बकरी थी, जिसके साथ वो बच्ची खेल रही थी। साधुराम की बीवी, जिसका नाम निर्मला था, वो भी पर्दे के अंदर ही थी। शायद यही पुराने शहरों की सभ्यता आज भी हमें अपने संस्कारों को याद कराती है। मैं बहुत खुश था वहाँ कि तभी साधु ने मेरे लिए कुर्सी लाकर बाहर रख दी। वो दिल से बहुत खुश था कि मैंने उसके घर आने को उसको कहा। शायद आज तक कभी किसी मुसाफिर ने उसको ये बात बोली नहीं होगी। अरे निर्मला, बाहर आना, ये साहब दिल्ली से आए हैं, आज हमारे घर खाना खाएं, कुछ बढ़िया सा बना। इतनी देर में वो घूंघट में बाहर आई और मुझे नमस्ते करने लगी। नमस्ते भाभी, आपके यहाँ जो भी है मैं वही खाऊंगा, इसलिए कष्ट ना करिएगा, मैंने बड़े आदर के साथ कहा। सच मानिए, उस पल ऐसा लगा जैसे ये मेरे अपने ही हैं और इसी जगह का ही हूँ मैं। थोड़ी देर में भाभी आलू की सब्जी और गरम गरम पूड़ियाँ बना लाई और हम सब उसको खाने लगे। सच में उस खाने में इतना प्रेम था और इतना स्वाद था कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी देर में राधा मेरे पास आई और अपनी गेंद से खेलने लग गई। थोड़ी देर में उसने अपनी बकरी के साथ मुझे घुमाया अपने घर में, तो मैं भी उसके साथ एकदम मस्त हो गया। वक्त का पता ही नहीं चला कि तभी अचानक से साधुराम बोल पड़ा, साहब 6 बज गए,
आप तो भूल ही गवा एकदम सब। हम तो कहते हैं आप आज रात यहीं रुक जाई, कल चला जाना। मैं मुस्कुरा उठा और भाभी को बुलाया। निर्मला बाहर आई और मैंने उनके हाथ में कुछ पैसे पकड़ा दिए। भैया ये तो बहुत है, भाभी बोली। मैंने पलकें झपकाई और कहा, भाभी थोड़ा सा प्यार ही समझिए मेरा आप सबके लिए। इतने में ही उस स्नेह की वजह से हम दोनों की आंखों में आंसू भर आए। साधु राम और वो मुझे देखता रहा। मैंने उसे गले लगा लिया था और राधा को मैंने अपनी जेब से निकाल कर एक चॉकलेट दी, जो मैंने उसी दुकान से ली थी जहाँ हमने चाय पी थी। चलते चलते राधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मुझे जाना था तो मैंने उसे प्यार से अलविदा कहा और साधु राम को चलने को बोला, क्योंकि अब मैं और नहीं रुक सकता था वहाँ पे, नहीं तो मैं टूट जाता। साधु राम ने मुझे स्टेशन छोड़ा और मैं ट्रेन में बैठ गया। आखिरी वक्त दरवाजे पर खड़े होकर वो मेरे हाथों को जोड़कर खड़ा रहा और रोता रहा। फिर मिलेंगे साधु राम। हमारा प्रेम अद्भुत है और इसलिए ये अमर प्रेम है। और मैंने उसको आखिरी बार गले लगाया। सच में 10 साल हो गए इस बात को। अब तो राधा ही बड़ी हो गई होगी, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। जल्दी जाऊंगा उससे मिलने मैं दोबारा, अपने साधु राम से। कभी तो इंतज़ार करता होगा ना वो मेरा। आऊँगा मैं साधु राम बहुत जल्दी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो मेरी और साधु राम की कहानी अमर प्रेम। और पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट छोड़िएगा। और मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके साथ एक नई कहानी लेके, एक नए मुकाम पे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। बाय।